सुनो, हमने लास्ट क्लास तक क्या पढ़ लिया था, हमने लास्ट क्लास तक स्प्लाइसिंग पढ़ लिया था, ठीक है। और स्प्लाइसिंग से पहले चीजें भी लिखी थी। स्प्लाइसिंग का मतलब है कि हमारे पास पूरा डीएनए है, ठीक है, तो आरएनए है, लेकिन वो जो आरएनए वो एचएनआरएनए है, और वो एचएनआरएनए जो होता है उसके अंदर क्या होती है, गंदगी भी होती है, कुछ ऐसे है जिसमें छोटे छोटे पार्ट है गंदगी के, जिनका नाम क्या था, इंट्रॉन। गंदगी का नाम क्या था, बता चुका होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो गंदगी का नाम है इंट्रॉन। तो काम की चीज है वो एक्सॉन, गंदगी इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन। क्लियर? कुछ ऐसे काम चल रहा था। इसके अंदर स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता है और एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम क्या है, स्नर्प्स। ये सिर्फ में है क्या, एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन। ये एंजाइम आता है, कट लगाता है और ये परफेक्ट डीएनए को, आरएनए को साफ करके लाइगेज को जोड़ देता है और वापस एक मॉलिक्यूल बन जाता है, इसका नाम क्या है, एमआरएनए। मैंने डायरेक्ट लिखा दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यही होता था। पक्का क्लियर है यहाँ तक मैडम? इतना क्लियर है? ये इंट्रॉन अपने आप लूप बनाता है, फिर हां, स्नैप्स से थ्रू धीरे-धीरे बढ़ने लग जाता है। सब स्नैप्स की प्रेजेंस की वजह से। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से यार। अब जो ये एमआरएनए बनकर आया है ना, अब इसका क्या होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और, मैंने तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर स्प्लाइसिंग प्रोसेस नहीं चलता। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसका लॉजिक याद है क्या किसी को? साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में इसमें होते हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं, जो भी होता है मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा जो हूँ। उसका वो होता है स्प्लाइसिंग के बाद जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। मैं दोबारा बता रहा उनका हूँ, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है भाई। अब जो तूने गलतियां बोली है वो देख, सुनो जरा, मेरी बात सुनो। ये एक यूकैरियोटिक सेल है क्योंकि इसके पास जो परफेक्ट न्यूक्लियर डीएनए डिवीजन है। समझ में आया? मतलब ये प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या नाम है, प्रोकैरियोट्स के अंदर स्प्लाइसिंग प्रोसेस इसलिए नहीं चलता क्योंकि उनकी बॉडी में जो काम चलता है ना, उनके सेल में जो काम चलता है, डीएनए से डीएनए का, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये सारा काम साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए से आरएनए बनने तक का काम कहाँ चलता है, न्यूक्लियस के अंदर चलता है, और न्यूक्लियस से प्रोटीन बनने का काम साइटोप्लाज्म में चलेगा। तो इसका मतलब जब एमआरएनए बनकर तैयार हो जाता है तब उसको वापस भेजा जाता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में आएगा तब काम आगे बढ़ेगा। लेकिन यूकैरियोट सॉरी प्रोकैरियोट्स के अंदर तो चलिए यहाँ पे डीएनए से डीएनए भी साइटोप्लाज्म में, ठीक है, डीएनए से आरएनए भी साइटोप्लाज्म में, आरएनए से प्रोटीन भी साइटोप्लाज्म में। और जब आरएनए से प्रोटीन बनना होता है तो आरएनए अभी पूरा बनकर निकल रहा भी नहीं है, तो आगे आरएनए बन रहा है और पीछे से ट्रांसलेशन चालू भी हो चुका है। समझ में आया? इसीलिए उसको स्प्लाइसिंग करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ यूकैरियोट के अंदर आरएनए बनने का सारा काम अंदर चलता है, तो आरएनए जब सारा अंदर बन जाता है तब वो जब बाहर आ रहा होता है, इसलिए उसके बीच में टाइम गैप होता है, इसलिए आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस लगाकर आता है। समझ आया मैंने क्या बोला? जिसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस ऐसे काम चलाते हैं। क्लियर? तो इसीलिए याद रखना प्रोकैरियोट्स के अंदर स्प्लाइसिंग प्रोसेस काम नहीं करता क्योंकि उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों क्या हो जाते हैं, एक साथ काम करने लग जाते हैं, तो बीच में स्प्लाइसिंग प्रोसेस को टाइम ही नहीं मिलता करने का। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? जो तुमने लास्ट क्लास में तब एमआरएनए का स्ट्रक्चर बना लिया था, अब हम उससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। उसके नीचे एक दो पॉइंट्स लिखे हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरा ध्यान से लिखना। तो लिखो पहला पॉइंट, मैच्योर एमआरएनए, जहां पे तुमने डायग्राम बनाया है ना उसके बाद की बात है ये, ठीक है। डायग्राम का स्प्लाइसिंग प्रोसेस का जो टॉपिक का डायग्राम बनाया था तुमने, उसके बाद की बात है। तो सुनो, लिखो इसके अंदर मैच्योर एमआरएनए, mature mRNA is now transported mature mRNA is now transported into cytoplasm, into cytoplasm, into cytoplasm, comma, and will undergo and will undergo protein synthesis and will undergo protein synthesis, ब्रैकेट में डाल दो ट्रांसलेशन, ब्रैकेट में डालो ट्रांसलेशन। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखो, स्प्लाइसिंग प्रोसेस, स्प्लाइसिंग प्रोसेस
does not takes place, splicing process does not takes place in splicing process does not takes place in prokaryotes because both transcription because both transcription and translation are coupled together in them clear are coupled together in them full stop आता समझ में आ गया आगे बढ़ो अब सुनना जरा अब हमें टॉपिक पढ़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ mRNA सुनना जब अभी भी mRNA बनकर आया है अभी भी mRNA बनकर आया है क्लियर अभी जो mRNA बनकर आया है ये mRNA अब कैसा दिखाई देता है अब हम इसकी बात करेंगे समझ में आ गया तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ mRNA समझना बहुत आसान है लेकिन अभी इसके जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उसमें दिक्कत होती है तो इसलिए मैं साथ साथ में दो टॉपिक लेकर चल रहा हूँ लेकिन उसमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ठीक है सुनना अब हमारा जो टॉपिक है ना उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ mRNA हमारा mRNA कैसा दिखाई देता है हम ये पढ़ें इतना क्लियर है याद है कोई डाउट है तो बोल दो तब तक मैं इंक डाल देता हूं चीयर्स थोड़ी जो पी रहे होते हैं वो होता है आप ही डाला पोलियो ड्रॉप की तरह कभी दोस्तों के साथ जा रहा होगा तू तेरे दोस्त कोल्ड ड्रिंक पे होंगे और तू अभी तो चेल्सी करेगा ना उल्टा होएगा मैं तो गढ़वाली है भाई गढ़वाली को मैं अच्छी तरह जानता हूँ अब वही उत्तराखंड गढ़वाली पहाड़ी भी नहीं होता फिर कुमाऊं होता है तो आप बोल पहाड़ी क्यों बोल रहे इधर बोल रहा है पहाड़ी इधर देखो ज्यादा क्लियर है सुनना जरा ध्यान से स्ट्रक्चर ऑफ mRNA क्लियर सुनना फिर mRNA जो मैं दिखाऊंगा ना मैं डबल लाइन से दिखाऊंगा डबल लाइन से इसलिए दिखाया जाता है ताकि हम उसमें डिवीजन सही से दिखा सकें समझ आ गया mRNA सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है कि डबल स्ट्रैंडेड समझ लो लेकिन मैं डबल लाइन से दिखा रहा हूं ठीक है सुनो तो स्ट्रक्चर ऑफ mRNA बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई तो mRNA कुछ ऐसा होता है ठीक है ये रहा मान लो फॉर एग्जांपल यहां से हमारा शुरू और यहां तक क्लियर बनना है अब सुनो सबसे पहले जो mRNA में तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था जब स्प्लाइसिंग तब मैं तुम्हें एक बात और बता रहा था कि यूकैरियोट्स के अंदर स्प्लाइसिंग चल रहा होता है तो साथ साथ में उसके अंदर कैपिंग और टेलिंग हो रही होती है याद है कि नहीं कैप का नाम भी बताया था कैप किससे बनी होती है लेकिन तुम एक बारी में अगर समझ जाओ तो तुम तो फिर कहानी बच जाओगे समझ आया वाह एक चीज छोड़ दी बस मैंने तो सुनो सबसे पहले जो mRNA स्टार्ट होता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होती है उसकी हेड होता है कैप होती है सबसे पहले क्या आती है कैप ये जो नाम लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ठीक है ध्यान से सुनना सबसे स्टार्टिंग में जो पार्ट होता है mRNA का उसमें क्या होता है उसका नाम क्या है कैप और कैप जो बनी होती है वो बनी होती है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बताओ है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इससे बनी होती है समझ आया मैं 7 पोजीशन हां मतलब पोजीशन है ऐसा क्लियर है ऐसा समझ में आ गया दूसरी बात सेकंड पॉइंट ठीक कैप के साइड में एक पोजीशन होती है जिसका नाम पता है क्या है मैं इसको वो लाइव के दिखा रहा हूँ ठीक है इस बात का ध्यान रखना मतलब ऑनलाइन वालों को नाम भी दिखाई दे इससे पहले से बोल रहा हूँ कि मैंने कैप को डार्क कर दिया है और उसके बाद वाली पोजीशन को मैं ब्लैंक दिखा रहा हूँ तो मैं लगभग शेड करता रहूंगा ताकि तुम्हें दूर दूर से दिखाई दे जाए ठीक है तो सुनो मैग्नीफाई दिखा दो तू दूरबीन है तो हर कोई दूरबीन है क्या मैं बोर्ड में भैया चश्मा लगा दो कैमरे में सुनना जरा ध्यान से ये है ये इसकी कैप हो गई ठीक उसके साइड में एक पोजीशन होती है जिसका नाम पता है क्या है दिमाग लगाना इसका नाम है UTR1 क्या नाम है इसका UTR1
और यूटीआर का मतलब पता है क्या होता है? तो सुनो, यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है यार? ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन का बनना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, पक्का क्लियर है? समझ में आया? मैंने पिछले बैच में पूछा था तो वो बोल रहा, क्या नाम है, मैंने बोला ट्रांसलेशन क्या था? व्याकरण। वही इकट्ठा है, ठीक है? तो सुनना जरा ध्यान से, ठीक है? तो सुनो इधर। ठीक है, उसने कुछ और ही वर्ड बोला था लेकिन वैसे कोई बात नहीं। ठीक है, सुनना। तो यूटीआर इतना क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ रहा है? तो कैप इससे बनी है, यूटीआर इससे बना हुआ है। क्लियर? यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट होना, और अनट्रांसलेटेड रीजन का मतलब ये वाला पार्ट आरएनए में प्रोटीन में नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे अभी तक का जो पार्ट आया है ये तो बिल्कुल भी आरएनए से प्रोटीन नहीं बनाता होगा, ठीक है? फिर इसके साइड में एक टाइम आता है, एक चीज आती है, पोजीशन आती है जिसका नाम पता है क्या है? फिर दोबारा मैं डार्क दिखा रहा हूँ जानबूझ के ताकि तुमको दिख जाए। और इस पॉइंट को नीचे ना लिख के ऊपर लिख रहा हूँ। और इस पोजीशन का नाम पता है क्या है? इनिशिएशन कोडोन। क्या नाम है इसका? इनिशिएशन कोडोन। सबसे पहला पॉइंट है कि इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? तो इनिशिएशन का मतलब वो पोजीशन जहां से एमआरएनए प्रोटीन बनना चालू होगा, जहां से इनिशिएट होगा। क्लियर? कोडोन क्या होता है? आप सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए, इसका जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो कोडोन ही नहीं है, कोडोन ही है, ठीक है? लेकिन उस टॉपिक का नाम है जेनेटिक कोड। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं अभी थोड़े से एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल्स, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना ताकि अगला टॉपिक भी सिंप्लीफाई हो जाए, लेकिन तुम्हें कोडोन का मतलब इससे तो समझ में आ जाए। सुनो, देखो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमारे पास ना हर तरीके का एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस होता है का मतलब क्या है? तो सुनो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमारे पास आरएनए के पास 4 चीजें होती है, ए यू जी सी। इन 4 के अलावा कुछ और तो होता नहीं है। हो सकता है कि इनके 4 के अलावा नहीं। तो ये 4 ना बार बार रिपीट करते हैं एक आरएनए पर। ए जी यू सी, सी जी यू, ए जी जी सी, कुछ भी आ सकता है और कोई भी सीक्वेंस चल सकता है। तो तुम्हारा एक आरएनए अगर ऐसे है, जो कि आरएनए ये रहा, तो उसमें ऐसे लाई करती होगी पोजीशंस, करती है कि नहीं करती है? बताओ। तो मान लो फॉर एग्जांपल ए जी सी यू जी सी यू जी ए जी, कुछ भी है, कुछ भी है। समझ में आया? ये सारे बेस पेयर्स है, या फिर न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, या फिर नाइट्रोजनस बेसिस है। समझ में आया? ये सारे क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है। कोडोन का मतलब क्या होता है? कोडोन इज ट्रिपलेट इन नेचर। क्या होता है? ट्रिपलेट इन नेचर होता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि अगर ये तीनों को एक साथ देखा जाए तो ये ट्रिपलेट है, और ये एक कोडोन है। क्या है ये? और एक कोडोन एक बारी में एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। 3 बेस पेयर से बना हुआ एक कोडोन होता है, और एक कोडोन से एक बेस पेयर कोड होता है, एक अमाइनो एसिड कोड होता है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये सबसे पहले बात किसने बताई? सबसे पहले एक बात ये बताई एक बंदे ने जिसका नाम था जॉर्ज गैमो। क्या नाम था उस बंदे का? जॉर्ज गैमो। सब कुछ लिखवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, लेकिन इसके बारे में सुनो पहले। जॉर्ज गैमो सबसे पहले आया, उसने बोला कि भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उस टाइम उसकी बहुत बेइज्जती की गई। उसने, सबने बोला कि क्या पागल वाली बातें करता है। क्या बोला था उसने? पहले ये समझ लो। उसने बोला कि यार ये जो बेस पेयर्स होते हैं ना, ये अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और अमाइनो एसिड आगे जाकर जुड़ जुड़कर प्रोटीन बना देते हैं। अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, फिर अमाइनो एसिड जुड़ जुड़कर प्रोटीन बना देते हैं। तो सबसे सीधी बात है, आरएनए से प्रोटीन बन गया। समझ में आया? लेकिन इसकी बहुत बेइज्जती की गई। लेकिन कुछ ने बोला कि चल तू प्रूव करके दिखा दे। तो इसने बोला देखो, सबसे पहले से दिमाग लगाया कि शायद एक नाइट्रोजनस बेस एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। लेकिन वो थ्योरी, इसने हाइपोथेसिस दी थी, तो हाइपोथेसिस का पता ही है तुम्हें, फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि खुद सुनो, मेरी बात सुनो, हमारे पास लगभग 20 अमाइनो एसिड है। समझ में आ गया? और जो मैं बोलने वाला हूँ ना भाई, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए ध्यान से सुनो। मैं नहीं बताऊंगा बायो में, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था मेरा टॉपिक सिंप्लीफाई हो जाए, वरना केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री में एक तुम टॉपिक पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? वहां पे तो वो तुम ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ना 20 तरीके के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। कितने तरीके के? 20। अब थोड़े और मिलने लग गए हैं, हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है। और हम ऐसा मानते हैं कि अगर हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है, कई सारे तरीके के, उसमें से केमिस्ट्री का पार्ट है कि 10 हम एसेंशियल मानते हैं, 10 हम नॉन एसेंशियल मानते हैं। एसेंशियल वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। लेकिन हमारी बॉडी बनाए या ना बनाए वो बात अलग है, लेकिन अमाइनो एसिड 20 तरीके के। अब इसने ये बोला
कि हर एक अगर एक अमीनो एसिड के लिए कोड करे तो कितने अमीनो एसिड बन पाएंगे? 4, लेकिन होते तो कितने हैं? 20। ये तो गलत है। तो इसने बोला कि भैया अगर सारे एक एक बनाए, 4 आएंगे, 4 की पावर 1, इससे 4 निकल कर आ गया, तो आंसर ये मजा नहीं आया। फिर इसने थोड़ा सा और मॉडिफाई करा अपनी थ्योरी को। इसने बोला कि दो दो के कॉम्बिनेशन, जैसे AU एक साथ आ गए तो इससे अमीनो एसिड कोड हो रहा है, UG एक साथ आ गए इससे अमीनो एसिड कोड हो रहा है, GC एक साथ आ गया उससे एक अमीनो एसिड कोड हो रहा है, AG एक साथ आ गया उससे अमीनो एसिड कोड हो रहा है, UC एक साथ आ गया, ऐसे ऐसे दो दो कॉम्बिनेशन, तो 4 की पावर 2 कितना होगा? 16। तब भी तो 16 ही अमीनो एसिड बन सकते हैं, लेकिन अभी भी अमीनो एसिड कितने हैं? 20। तो ये थ्योरी भी फेल हो गई। फिर इसने एक और कॉम्बिनेशन बनाया। इसने बोला भैया मैं फाइनल बता रहा हूँ, 4 की पावर 3 मतलब 64, लेकिन अमीनो एसिड तो 20 है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 64 तरीके के अमीनो एसिड, लेकिन कितने हैं? 20। ये बात गलत हो गई। समझ में आया? लेकिन ये बात सही प्रूफ करने के लिए फिर बहुत सारे और बंदे आए, और कितने साइंटिस्ट आए? 3। हर बार 3 ही आ रहे, याद ही होगा तुम्हें। किसी भी कोई गलती हो जाती है उसको ठीक करने के लिए, मैंडल की गलती हुई 3 साइंटिस्ट आए, ग्रिफिथ लॉ फेल हुआ 3 साइंटिस्ट आए, इसकी भाई साहब की थ्योरी हाइपोथेसिस फेल हुई तो कितने बंदे आए? 3। हमने हर बार 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस बार हम 3 साइंटिस्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कितनों के बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ एक। और वो एक के बारे में भी क्यों पढ़ रहे हैं वो तुम्हें नाम सुन के समझ में आ जाएगा। सुनो तो सुनना जरा ध्यान से। 4 की पावर 64 आ रही है, लेकिन हमारे पास 20 अमीनो एसिड है, तो पता है क्या प्रूव किया गया? तो फाइनली प्रूव ये किया गया कि कई सारे ऐसे कोड्स होंगे जो एक ही तरीके के अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे इन टोटल। समझ में आया? तो एक अमीनो एसिड है, मान लो फॉर एग्जांपल प्रोलीन, तो शायद प्रोलीन एक अमीनो एसिड से कोड, एक ट्रिपलेट से कोड हो रहा है, तो शायद किसी और ट्रिपलेट से भी वो कोड हो रहा होगा। ये सारी चीजें मैं तुम्हें जेनेटिक कोड में समझाऊंगा, अभी सिर्फ हम इंट्रो पढ़ रहे हैं। समझ में आया? और वो जिसने ये सारी चीजें प्रूव करी, वो 3 बंदों में से जो एक इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था, उनमें से एक बंदा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या नाम है उसका? अब तुम बोलोगे ये कौन है? तो नाम इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, लेकिन ये NRI थे, इंडियन तो इंडिया में तो रहते नहीं थे, और ये इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे ना भाई साहब, अमेरिका इनको बुला बुला कर थक गया था, लेकिन फिर ये अमेरिका गए, इनको अमेरिका की सिटीजनशिप दी गई। समझ में आया? मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। तो जो भी है, लेकिन उन्होंने प्रूव करके बताया, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक एनवायरनमेंट बनाया, लैब में एक्सपेरिमेंट्स करे, लैब में कंडीशंस प्रोवाइड करी वगैरह वगैरह, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, तब जाके प्रूव हुआ सिंपल सी बात कि ट्रिपलेट से एक कोडोन बनता है, और एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब तुम इसके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तुमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है भाई मैथमेटिक्स में, तुम इसके 64 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। उन 64 से इन टोटल लगभग 20 अमीनो एसिड्स कोड होते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? कितने अमीनो एसिड कोड होते हैं? 20। समझ आया? ये सब मिलकर किसने प्रूव करा? हरगोविंद खुराना वगैरह वगैरह। समझ आया? लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉर्ज गैमो। लेकिन तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी कि ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स और बताऊं। क्लियर? तो इनमें से ये कोडोन है, अब समझ में आ गया इनिशिएशन कोडोन। तो इस पूरी आरएनए की चेन पर ना सीक्वेंसेस होते हैं बहुत सारे, लेकिन इनिशिएशन कोडोन को जैसे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, मैं तुम्हें बताता हूं, जब डीएनए से डीएनए बन रहा था, तो क्या डीएनए से डीएनए कहीं से चालू हो जाता था? बेबी नो। कहां से चालू होता था? स्पेसिफिक सीक्वेंस से, ओराई से। और जब डीएनए से आरएनए बनता था, तब भी स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए होता था, दैट इज प्रमोटर साइट। वैसे यहां पर भी है भाई, जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा, मतलब अमीनो एसिड बनना चालू होगा, उसको भी एक स्पेशल सीक्वेंस है, दैट इज इनिशिएशन कोडोन। और इनिशिएशन कोडोन फिक्स है, दैट इज, अभी के लिए बता रहा हूं, लिखेंगे बाद में, दैट इज AUG। क्या नाम है उसका? AUG। तो पूरे mRNA पे जहां पर AUG रीड कर लिया जाएगा, वहां से इनिशिएशन हो जाएगा, वहां से आरएनए से प्रोटीन बनना चालू हो जाएगा। तो पीछे का एरिया क्या हो गया? पूरा का पूरा UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन, क्योंकि उससे पहले तो ट्रांसलेशन हुआ नहीं होगा ना, AUG से स्टार्ट होगा ना ट्रांसलेशन, तो आगे काम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एक चीज और बताता हूं तुम्हें, तुमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, उस टाइम भी मैंने तुम्हें बोला था कोडोन के बारे में, मैंने तुम्हें ये भी बोला था 6 चैप्टर जब पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हो जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? वहां पे याद है GAG GUG चल रहा था, क्या नाम है, ग्लूटामिक एसिड वेलाइन वगैरह चल रहा था, है ना, जिससे बीमारी कॉज हो रही थी, सिकल सेल एनीमिया ज्यादातर किसको होती थी? फीमेल्स को। पढ़ रहे थे ना, वहां पे भी कोडोन का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, तो यही है। क्लियर? अब जितना mRNA कोड होगा प्रोटीन के अंदर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जितना mRNA कोड होगा प्रोटीन के अंदर, वो क्या यहां से लेके मान लो फॉर एग्जांपल यहां तक, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेटेड रीजन होगा कि नहीं? बोलो, वो ट्रांसलेटेड रीजन हो जाएगा। लेकिन इस काम को रोकना तो पड़ेगा, और ट्रांसक्रिप्शन में रोकने के लिए कौन आता था? प्रूफ फैक्टर।
टर्मिनेशन प्रूफ फैक्टर आता था कि नहीं? यहाँ पर कौन आता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर आते हैं, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नाम, स्टॉप इनिशिएशन कोडोन। तो यहाँ पे कौन आएगा? स्टॉप कोडोन। कौन आएगा? अब मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो तो AUGC से 3-3 का ट्रिपलेट बनाने हैं। मतलब तुम्हें बताया होगा मैथमेटिक्स में कि 3 सीट है तो 3 बंदों को बिठाना है मुझे और 4 लोग हैं इन टोटल और रिपीटिशन अलाउड है। तो इसको अगर तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ तो 64 आंसर आता है, यही है। लेकिन अब बात ये है कि जो 64 आंसर आ रहा है उसमें से 64 याद करेंगे हम, लेकिन कितने स्टॉप कोडन है, मतलब यहाँ से इनिशिएशन कोडन मिल गया उसको, तो यहाँ से प्रोटीन क्या करना चालू करेगा, तो यहाँ से क्या नाम है आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन को बनाना चालू करेगा। फिर अमीनो एसिड को बनाता जा रहा। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे उसको क्या मिल जाएगा, स्टॉप कोडन मिल जाएगा। जैसे स्टॉप कोडन मिला वो वहीं पे काउंट रोक देगा। अब क्वेश्चन ये है कि स्टॉप कोडन का नाम क्या है, कौन है स्टॉप कोडन? तो सुनो, कितने देखो इनिशिएशन कोडन में मैंने कितने एग्जांपल बताए तुम्हें? भैया स्टॉप कोडन कितने बताए? 3 बताए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कितने बताए मैंने स्टॉप कोडन? 1। कितने इनिशिएशन कोडन कितने होता है? 1, दैट इज AUG, अभी याद नहीं करना। लेकिन स्टॉप कोडन कितने होते हैं? 3 है। समझाया मैंने क्या बोला? तो टोटल कोडॉन्स कितने थे हमारे पास? 64। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम 61 याद करना चाहोगे या 3 स्टॉप कोडॉन याद करना चाहोगे? 3 याद करना चाहोगे तो 3 स्टॉप कोडॉन्स की बात करते हैं। तो सुनो 3 स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, तो सुनना, ये याद करने हैं तुम्हें। एक स्टॉप कोडॉन है UAA, समझाया। दूसरा स्टॉप कोडॉन है UAG, समझाया। और एक स्टॉप कोडॉन है UGA। ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स हैं। इन तीनों में से कोई सा भी एक अगर mRNA पे रीड कर लिया गया तो वहीं पर ट्रांसलेशन रुक जाएगा और उससे आगे का जो पार्ट है वो ट्रांसलेशन में नहीं जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? ऐसा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो UAA, UAG और UG इनके और भी नाम है, वहां पता है, ऐसे बहुत अलग अलग नाम है, लेकिन अभी हमें नहीं पढ़ना, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, मैं लिखवा दूंगा साइड में, जगह छोड़ देना, ठीक है, इसके साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ देना, वहाँ पे नाम लिख लेंगे। लेकिन अभी के लिए ये है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फिर जब यहाँ पे खत्म हो गया तो उसके आगे भी तो कुछ एरिया होगा जिसका ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं क्योंकि बीच में स्टॉप कोडन आ गया। समझ में आया? तो वो क्या हो जाएगा? अनट्रांसलेटेड रीजन 2। तो UTR 2, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? और बचा हुआ एंड का पार्ट क्या बन जाएगा? टेल। और अगर किसी को टेल याद है तो बता दो, टेल किससे बनी हुई थी? बोलो, याद नहीं है? याद है किसी को टेल किससे बनी थी? पॉली एडिनाइलेट सीक्वेंस। बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। पॉली एडिनाइलेट सीक्वेंस में होता है ए रिपीट होते जा रहा है, पॉली एडिनाइलेट सीक्वेंस। ए रिपीट होते जा रहा है। कब तक रिपीट होता रहेगा ए? जैसी 200-300 बेस पे, लगभग 200 से 300 बेस पे किसके आ जाएंगे? एडिनोसिन के आ जाएंगे, एडिनोसिन के आ जाएंगे, तो मार्क हो जाएगा कि उसकी टेल है। समझ में आ गया? और ये था mRNA का स्ट्रक्चर। इनिशिएशन कोडन फिर से नहीं आ सकता? नहीं आ सकता है, लेकिन काम चालू वहीं से होगा, यहाँ से होगा। हाँ दोबारा आ सकता है भैया 200 से 300 मतलब पूरी चेन का। अबे यहाँ पे 200 से 300 भाई, सिर्फ इतना तो कितने में? हाँ पूरी चेन, मतलब यार पूरी चेन चल रही है 200 के 5 में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से टॉपिक डालो, स्ट्रक्चर ऑफ mRNA, क्या पोटेंशियल काम है? और फटाफट छापो। हाँ ये मार्क करता है कहाँ से कहाँ तक की चीज। इसमें कहां से ना होता है? वैसे ये भी तो अनट्रांसलेटेड रीजन पे पार्ट है ना, अनट्रांसलेटेड रीजन पे पार्ट है। हो गया? मैं उसको रोज पूछता हूँ यार, अरे भैया अच्छी वो बनाओ कभी कभी। और मेरे से पता है कितना है वो, मैं उससे कहाँ पर आता हूँ, मैं उसके यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर कितना है वो, उसको रोज नीचे बाल पकड़ता हूँ तो रोज है ले लेंगे भैया साफ साफ बनाना आराम से। भैया बच के कहीं कभी बनाए घर के बाहर होंगे। भैया भैया एक बात पूछनी है मेरे को। आजकल क्या बात है, इस साल से आप थोड़ा ड्रेसिंग सेंस अच्छा पहनने लगे हो। ड्रेसिंग सेंस अच्छा पहनने लगे। पहले तो वो पहले तो शॉर्ट्स में आते थे।
हाँ यही करा एक काम कर देते हैं। उस स्टैंडअप कॉमेडी का याद करेगा। उन्हें वो मतलब वो कहता है कि मैं कल मतलब जाकिर खान की कॉमेडी है देख रहा हूँ उस पे अमेज़न प्राइम पे पड़ी हुई है मतलब तुम तो कहीं से डाउनलोड करके देख भी सकते हो जुगाड़ से तो उसमें क्या बोलता है कि मैं गर्ल्स मतलब मैं ना कोएड स्कूल से गया 10th तक मैं कोएड स्कूल में पढ़ा फिर 11th स्कूल में कहाँ जाता हूँ बॉयज स्कूल उसमें 10th तक बॉयज स्कूल में पढ़ा 11th में कोएड में जाता हूँ हैं क्या क्या ये बता रहे ना हमें पता है हम बॉयज स्कूल के पढ़े हुए हैं नहीं वो तो अलग कॉमेडी है तो उसके अंदर क्या बोलता है कहता है कि वहाँ पे ना जब मैं गवर्नमेंट स्कूल मतलब वो प्राइवेट स्कूल से अबे बॉयज स्कूल से जब कोएड स्कूल में गया तो वहाँ पे सारे लोग अच्छे हैं मतलब तो एक पहले दूसरा वाला बता रहा हूँ ठीक है तो कहता वहाँ पर क्या है सारे बंदे आराम से बैठे हुए हैं ऐसा वाला है ठीक है तो कहता है एक बंदे के पास मैंने हैंकी मतलब एक कपड़ा फोल्ड करा हुआ देखा जाना तो देखा होगा हैंकी फोल्ड करा हुआ और पड़ा है तो मैंने बोला भाई साहब ये क्या है तो कहता है ये तो मैंने बताया था शायद क्लास में ठीक है कि ये तो ये हैंकी है कहता है इससे क्या होता है कहता है इससे मुंह कभी साफ कर लो कोई गंदा होता है तो मुंह साफ कर लो कहता अच्छा कहता आपके पास नहीं है कहता आप मतलब आप किससे मुंह साफ करते हो कहता हम ऐसे करता है ठीक है फिर कहता हैंकी का क्या करते हो कहता हैंकी का ऐसे मतलब ऐसे करता ठीक है फिर दूसरा करता फिर ये जो मैं बता रहा था ठीक है तो कहता एक ना जैसे मैं क्लास में गया पहले दिन गया तो पीछे दो लड़कों की लड़ाई हो रही है ठीक है तो एक लड़के ना मतलब जैसे उसको एकदम से हाथ लगा तो उसने एकदम हाथ छटक दिया फिर उसका हाथ डेस्क पे लगा तो उसने जैसे ही डेस्क पे लगा उस गुस्से में मतलब रिफ्लेक्स में गाली दे दी ठीक है तो कहता उसने रिफ्लेक्स में गाली दे दी अब गाली दे दी तो क्या हुआ तो जैसी गाली दे दी ना तो जिसने गाली दी है वो कहता ठीक है अब कह रहा मैं गवर्नमेंट स्कूल से मतलब बॉयज स्कूल से पढ़ गया जहाँ पे गालियां मतलब फुल चल रही है ठीक है तो कहता जैसे उसने गाली दी और छोटी सी गाली दी उसने मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं दी फिर भी एकदम से कर रहा है तो सारे उसको देख के कर रहे कह रहा अब मैं उन सबको मतलब उसने आवाज निकाली थी ठीक है तो कह रहा मैं उन सबको देख के कह रहा यहाँ पे गाली नहीं देते हैं मतलब ऐसा वाला रिएक्शन कि भाई ये कौन सी दुनिया है यहाँ कहाँ में आ गया मैं तो गया हूँ ऐसा वाला मतलब उसके मुंह से सुनोगे तो ऑब्वियस है कमेडी मस्त करता है वो तो वो बहुत मस्त सीन है भाई तो वैसे ही वाला चल रहा है यार ठीक है चलो अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड ठीक है जेनेटिक कोड का मैं पूरा इंट्रो दूंगा फटाफट से अगले सेशन में आओ ठीक है जेनेटिक कोड अगले सेशन में खत्म करेंगे ठीक है जल्दी से